तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको सर्च एंड रेस्क्यू से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जो मुझे रेडिट से मिली हैं। इनके सच होने का मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन ये कहानियां सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दे दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम फिलिप है। ये वाक़या मेरे साथ 1990 में पेश आया था। दरअसल ये सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि मेरे और मेरे दोस्त जॉर्ज का मुश्तरका तजुर्बा था। हम दोनों कनाडा के जंगलात के जनूबी हिस्से में फॉरेस्ट रेंजर का काम करते थे। हमारी ड्यूटी अक्सर रात की शिफ्टों में लगती थी। उस घने और वसीआ जंगल में निगरानी के लिए जगह जगह ऊंचे वॉच टावर बने हुए थे, और उनमें से एक वॉच टावर में मैं और जॉर्ज रहते थे और वहीं से पूरे जंगल पर नज़र रखते थे। हमारे टावर से अगला वॉच टावर तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर था। बुलंदी ज़्यादा होने की वजह से हम दोनों टावरों के लोग रोशनी दिखाकर एक दूसरे से राब्ता कर सकते थे। तमाम वॉच टावरों पर एक लाल रंग की लाइट लगी हुई थी, जो दूसरे टावर पर सिग्नल भेजने के काम आती थी। हमारा इलाका वैसे भी खतरनाक जोन में शुमार होता था, क्योंकि यहाँ अक्सर गैर कानूनी सरगर्मियाँ होती थीं, जैसे कि ममनुआ सामान की स्मगलिंग, और हमारा काम इन्हीं सरगर्मियों पर नज़र रखना था। उस रात मौसम बहुत ख़राब था। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। तेज़ बारिश हो रही थी और जंगल में बार बार बिजलियाँ कड़क रही थीं, जिनकी रोशनी में दरख्तों के हैबतनाक साए बनते और बिगड़ते थे। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। मैं और जॉर्ज बैठे अपने दिन भर की बातें कर रहे थे। हमारा काम था कि हम हर आधे घंटे बाद दूसरे वॉच टावर को सिग्नल भेजकर ये बताएं कि सब कुछ ठीक है। मैंने जॉर्ज से सिग्नल भेजने को कहा। उसने सिग्नल भेजा। हमारा सिग्नल तो उन तक पहुंच गया, लेकिन दूसरे वॉच टावर से कोई जवाबी सिग्नल मौसूल नहीं हुआ। हमने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर दोबारा सिग्नल भेजा, लेकिन अब भी वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। जब उनका सिग्नल हमें नहीं मिला तो हमने वॉकी टॉकी पर हेड ऑफिस में राब्ता किया। उन्होंने बताया कि उस वॉच टावर से उनका भी राब्ता किसी तरह टूट गया है। चूँकि हमारा वॉच टावर उसके सबसे करीब था, इसलिए हम में से किसी एक को ये हिदायत मिली कि हम वहाँ जाकर देखें कि आखिर मसला क्या हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, वो टावर हमसे ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने जॉर्ज से कहा कि वो जाकर देख आए, लेकिन जॉर्ज ने अकेले जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अकेला नहीं जाएगा। न जाने क्यों उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने उसकी हालत देखी और कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। लेकिन उसने वहाँ अकेले रुकने से भी मना कर दिया। मैंने उसे समझाया कि हम दोनों एक साथ उस टावर को नहीं छोड़ सकते, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन वो डरा हुआ था और कहने लगा, कुछ ही दूरी की तो बात है, साथ चलते हैं और देखकर फ़ौरन वापस आ जाएंगे। मुझे उसका ये रवैया बहुत अजीब लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, तो उसने बताया कि उसे बहुत बुरी तरह घबराहट हो रही है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैंने उसके खौफ को देखते हुए कहा, ठीक है, चलते हैं। फिर मैं और जॉर्ज दोनों उस वॉच टावर की तरफ चल पड़े। हम लोग पहले कभी उस टावर की तरफ पैदल नहीं गए थे। फासला ज़्यादा नहीं था, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। बड़े बड़े दरख्त और घनी झाड़ियाँ रास्ते में हायल थीं। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारे ऑफिसर आखिर वहाँ जाते कैसे थे। हम धीरे धीरे उस वॉच टावर की तरफ बढ़ रहे थे। तूफ़ानी हवा और बारिश में चलना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार हम उस टावर के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर जो मंजर हमने देखा वो बहुत अजीब था। वहाँ इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि हमारे कानों को यकीन नहीं आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल वीरान लग रहा था, जैसे वहाँ महीनों से कोई आया ही ना हो। वॉच टावर बहुत ज़्यादा गंदा था। उसके अतिराफ में बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस टावर की मरम्मत तक नहीं की गई थी। ये टावर जब हम दूर से देखते थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। हमने खैर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और टावर के नीचे से ही ऊपर की तरफ टॉर्च जलाकर सिग्नल देने लगे, लेकिन हमारे सिग्नल का कोई भी जवाब नहीं आया। हमें ऐसा लग रहा था जैसे शायद ऊपर कोई है ही नहीं। वो टावर काफ़ी ऊंचा था। मेरे हिसाब से उसकी ऊंचाई तकरीबन 50 से 60 मीटर रही होगी। जब कोई जवाब ना आया तो जॉर्ज ने मुझसे कहा कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए और बेस पर इत्तला कर देनी चाहिए
कि हमें यहाँ कोई भी आदमी नहीं मिला, लेकिन ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। मैंने जॉर्ज की बात मानी और हम वहाँ से वापस चलने लगे। तभी ऐसा लगा कि ऊपर टावर की तरफ से किसी की आवाज़ आई। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। वो आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन मैंने उसे साफ सुन लिया था। उस आवाज़ को सुनते ही मैं फ़ौरन वॉच टावर की तरफ ऊपर देखने लगा। मुझे एक आदमी का साया दिखाई दिया जो हिल रहा था। वहाँ ऊपर कोई था और सच में उसे किसी मदद की ज़रूरत थी। मैंने जॉर्ज से कहा कि हम ऊपर चलकर देखते हैं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम ऊपर जाओ, मैं यहीं नीचे रहूँगा। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद मैं उस टावर पर लगी इकलौती सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ने लगा। मुझे लगातार ऊपर से किसी की मदद मांगने की आवाज़ आ रही थी। शायद उसे कोई चोट लग गई थी। मैं उसे आवाज़ देते हुए ही ऊपर जा रहा था। घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। वॉच टावर के बेस से ऊपर तक चढ़ने में मुझे तकरीबन 5 मिनट लग गए। बारिश और तेज़ हवा की वजह से सीढ़ी फिसल रही थी और मेरा तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। अगर मैं हल्का सा भी फिसल जाता तो शायद सीधा नीचे गिरता। मैं किसी तरह हिम्मत करके वॉच टावर के ऊपर पहुंचा और वहां पहुंचकर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वॉच टावर के ऊपर कोई था ही नहीं। मुझे ये देखकर शदीद तज्जुब हुआ, क्योंकि मुझे अभी साफ साफ ऊपर से किसी के मदद के लिए बुलाने की आवाज़ आ रही थी और नीचे से भी मैंने और जॉर्ज ने एक आदमी का साया देखा था। मैंने उस छोटे से कमरे में हर तरफ देखा, लेकिन वहाँ गर्द और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ नहीं था। उस वॉच टावर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कई सालों से कोई आया ही ना हो। हर वॉच टावर के कमरे के अंदर दीवार पर एक कोड लिखा होता है, जिसमें टावर का नंबर और उसके बनने की तारीख जैसी तफसीलात होती है। मैंने उस कोड को नोट किया और दोबारा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि ऊपर जाने और नीचे आने का रास्ता सिर्फ यही सीढ़ियाँ हैं। ऊपर चढ़ने से पहले मैंने एक आदमी को देखा था जो मुझे मदद के लिए बुला रहा था, और मेरे अलावा इन सीढ़ियों से कोई भी नीचे उतरा नहीं है। तो आखिर वो आदमी गया कहाँ? वो मेरा कोई वहम नहीं था, क्योंकि जॉर्ज ने भी उस आदमी को मदद के लिए बुलाते देखा और सुना था। जब मैं नीचे जॉर्ज के पास पहुंचा और उसे ये बात बताई कि ऊपर कोई भी नहीं है, तो जॉर्ज भी ये सुनकर सकते में आ गया। हम जिस आदमी को ढूंढ रहे थे, दरअसल वो वहाँ था ही नहीं। इस बार जॉर्ज के साथ साथ मैं भी थोड़ा घबरा गया था। हम उस जगह से बाहर निकले और अपने टावर की तरफ वापस आए। वहाँ जाकर हमने अपने बेस से दोबारा राब्ता किया, सारी बातें बताईं और जो नंबर उस पुरअसरार वॉच टावर पर लिखा था उसके बारे में भी उन्हें बताया। जब हमने उस वॉच टावर के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई भी वॉच टावर हमारी मालूमात में नहीं है और ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। जब उन्होंने ये बात बताई तो मैं और जॉर्ज दोनों हैरान रह गए। हम दोनों फिर दोबारा उसी वॉच टावर की लोकेशन के पास गए, और तज्जुब की बात तो ये थी कि अब वो वॉच टावर हम दोनों को मिल ही नहीं रहा था। हम दोनों ने उस जगह को बार बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वॉच टावर हमें कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद हम अपने वॉच टावर पर वापस आ गए। वहाँ हमें वॉकी टॉकी पर वॉल्टर नाम के एक बंदे का मैसेज आया। ये वॉल्टर वही रेंजर था जो दूसरे वॉच टावर से हमें सिग्नल भेजता था। उसने बताया कि उसकी लाइट पानी पड़ने की वजह से ख़राब हो गई थी और इसीलिए वो हमें सिग्नल नहीं भेज पा रहा था। अब उसकी लाइट ठीक हो गई है और वो सिग्नल भेजने के लिए तैयार है। जब ये बात उसने हमें बताई तो हम बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। आखिर ये सब हमारे साथ क्या हुआ? हमें कुछ भी नहीं पता था। वो वॉच टावर जिसे हम अक्सर देखा करते थे वो हमारे रिकॉर्ड्स में था ही नहीं। अगर हम ये भी मान लें कि वो हमारा वहम था, तो वो वहम इतने दिनों तक कैसे चलता रहा? उस वॉच टावर से हमें अक्सर सिग्नल आया करते थे। हम दोबारा अपने वॉच टावर पर गए और उस मखसूस सिमत में उस टावर को दोबारा ढूंढने लगे, लेकिन हमारे नज़दीक वो वॉच टावर गायब हो चुका था। जब बारिश रुकी और आसमान थोड़ा साफ हुआ तो वो टावर हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया। हमने इस बात के बारे में ज़्यादा किसी से बात भी नहीं की, वरना इससे हमारी नौकरी को ख़तरा हो सकता था। अगले दिन सुबह जब दूसरी टीम आई तो हमने उनसे उस टावर के बारे में पूछा। उन्होंने भी यही बताया कि ऐसा कोई भी वॉच टावर यहाँ पर नहीं है और न ही उनके रिकॉर्ड्स में है। उनके ये बोलते ही मैं और जॉर्ज एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद हम लोग अपने बेस पर वापस आ गए। मैं और जॉर्ज पूरे रास्ते इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर हमारे साथ ये क्या हुआ। वो आदमी जो हमें टावर के ऊपर दिखा था और जो हमें मदद के लिए बुला रहा था, आखिर वो कौन था? ये अजीब वाकया जो हमारे साथ पेश आया,
ये बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार था। इस वाक़ये के बाद हम दोनों कई बार उस जगह पर उस वॉच टावर को ढूंढने के लिए भी गए, लेकिन वो हमें कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर वो वॉच टावर क्या था। क्या ये उनका कोई वहम था, या दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई सराप, या फिर कुछ देर के लिए किसी दूसरी दुनिया का कोई पोर्टल खुल गया था जहां जॉर्ज और फिलिप चले गए थे। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहली कहानी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम बैरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल कैनेडियन फॉरेस्ट में एक रेंजर की हैसियत से गुजारे हैं। इन 3 सालों में मैंने बहुत से वाक़यात देखे हैं। ऐसे वाक़यात जहां लोग अचानक जंगल की गहराइयों में खो जाते हैं और फिर या तो मिल जाते हैं या हमेशा के लिए उस जंगल का राज बन जाते हैं। हमने कई लोगों को बचाया भी है, लेकिन आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और नाकाबिले फरामोश वाक़या है। एक ऐसा मुअम्मा जिसे आज तक कोई हल नहीं कर सका। ये बात है 1990 की। मेरी पोस्टिंग को करीब 1 साल हो चुका था। मैं अपने दोस्तों लूकस, रॉबिन और मॉर्फिस के साथ अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। ये एक आम सी शाम थी। हम सब अपने कामों में मसरूफ़ थे कि अचानक हमारे दफ्तर में रखे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन के दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज़ थी। वो आवाज़ हमें एक ऐसी इत्तला दे रही थी जिसने हमारी पुरस्कून शाम को एकदम बदल दिया। इत्तला ये थी कि कैंपिंग के लिए आए हुए एक जोड़े का 14 से 15 साल का बेटा अचानक गायब हो गया है। ये सुनते ही हम चारों फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठे और उस जगह के लिए रवाना हो गए जहाँ से वो बच्चा गायब हुआ था। जब हम उस मकाम पर पहुँचे तो रात के करीब 10 बजे रहे थे। वहाँ एक मियाँ बीवी शदीद परेशानी के आलम में खड़े थे। उनके करीब ही उनका कैंप लगा हुआ था और रेस्क्यू टीम का एक ऑफिसर जो उस इलाके में गश्त कर रहा था पहले से ही वहाँ मौजूद था। हमने उनसे तफसीलात पूछी। उन्होंने बताया कि रात को वो सब कैंप में लेटे हुए थे जब उनके बेटे ड्रैग ने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। उसके वालिद ने कहा कि तुम जल्दी से जाकर वापस आ जाना। वो अपने साथ एक टॉर्च भी लेकर गया था और उसके हाथ में उसका पसंदीदा खिलौना यो यो भी था। करीब 5 मिनट गुजर गए। जब ड्रैग वापस नहीं आया तो उसके वालिद खैमे से बाहर निकले और उसे आवाज़ें देने लगे। उन्होंने काफ़ी देर तक उसे ढूंढा। जंगल में उसका नाम पुकारते रहे, ड्रैग ड्रैग, मगर कोई जवाब नहीं आया। काफ़ी तलाश के बाद उन्हें एक दरख्त के कोने में ड्रैग का यो यो पड़ा मिला। उसके करीब की मिट्टी गीली थी, जिसका मतलब था कि ड्रैग ने टॉयलेट कर लिया था और वो वहीं से गायब हो गया था। हमने उनकी दी हुई सारी मालूमात को रिकॉर्ड किया। ड्रैग ने नीले रंग की जीन्स और लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसके भूरे बाल और नीली आंखें थीं। हमने उसके वालिदैन को तसल्ली देकर अपने दफ्तर भेज दिया और ख़ुद 2-2 के ग्रुप में तकसीम हो गए। मैं और मेरा एक साथी एक साथ थे, जबकि मॉर्फिस और लूकस दूसरी समत में निकल गए। रात का सन्नाटा था और मौसम काफ़ी अच्छा था। हमें लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, बच्चा शायद रास्ता भटक गया होगा और जल्द ही मिल जाएगा। हम उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे। मैं और मेरा साथी आराम से बातें करते हुए और ड्रैग को आवाज़ें देते हुए जंगल की गहराई में उतर रहे थे। हमें उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद हमें उस बच्चे के कदमों के निशान मिले। वो निशान जंगल के अंदर की तरफ जा रहे थे। ये देखकर हमें थोड़ी तसल्ली हुई कि हम सही सिमत में हैं। हमने भी अपनी टॉर्च जला ली और उन कदमों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वो कदमों के निशान एक बड़े दरख्त के पास जाकर ख़त्म हो गए। हमें लगा शायद वो दरख्त पर चढ़ गया होगा। मेरे साथी ने दरख्त के ऊपर टॉर्च मारकर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। हमने चारों तरफ उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। थोड़ा और आगे चलने पर हमने जो देखा उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। वहाँ दोबारा उस बच्चे के पैरों के निशान थे, लेकिन सिर्फ एक पैर के, उसके दाएं पैर के। वो निशान देखकर हम खौफजदा हो गए। आखिर कोई एक पैर पर इस तरह क्यों चलेगा? हम एक दूसरे से इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारी नज़र एक और चीज़ पर पड़ी। थोड़ा और आगे उस बच्चे के जूते पड़े हुए थे और वो उसके बाएं पैर का जूता था, जिस पर हल्का सा खून लगा हुआ था। जैसे ही हमने वो जूता देखा, हम दोनों सकते में आ गए। उस जूते पर लगा खून चीख चीख कर बता रहा था कि वो बच्चा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। हमारे सामने उस बच्चे का बायां जूता पड़ा था
जिस पर खून लगा था। जंगल का सन्नाटा और ये खौफनाक मंजर, हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। हमने फ़ौरन वॉकी टॉकी पर अपने बेस को इतला दी और मज़ीद मदद के लिए लोगों को बुलाया। मदद आने में थोड़ा वक्त था, इसलिए मैं और मेरा साथी उस एक पैर के निशान का पीछा करते हुए जंगल के और अंदर जाने लगे। जंगल के अंदर जाते हुए हमें धीरे धीरे उस बच्चे का बाकी सामान भी मिलने लगा। कुछ आगे उसके दूसरे पैर का जूता पड़ा था, फिर उसकी लाल टी शर्ट, और कुछ कदम आगे उसकी टॉर्च पड़ी हुई थी और उस टॉर्च पर भी खून लगा हुआ था। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि उसके साथ कोई जानवर पेश आया है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस इलाके में कोई खतरनाक जानवर नहीं था जहां लोग आराम से आ जा सकते थे। मेरा साथी वहीं खड़ा होकर उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम वहीं खड़े थे कि अचानक मुझे एक बड़े से दरख्त के पीछे से एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मैं एकदम चौंक गया। मेरे साथ मेरे साथी ने भी उस तरफ देखा। वो हंसने की आवाज़ हम दोनों को साफ सुनाई दी थी। मेरे साथी ने फ़ौरन अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। मैंने उसे कहा, शांत रहो, डरो नहीं, शायद वो बच्चा हमसे मजाक कर रहा है। हमने फिर उस बच्चे को आवाज़ दी, लेकिन हमारी आवाज़ का कोई जवाब नहीं आया। हम धीरे धीरे उसी सिमत में गए जहाँ से हंसने की आवाज़ आई थी। वहाँ हमें बहुत सारे बड़े बड़े और अजीब दरख्त नज़र आए। उन दरख्तों के तनों में बड़े बड़े सुराख थे। हमने ये इलाका पहले कभी नहीं देखा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। हमने उस आवाज़ को अपना वहम मान लिया और वहाँ से निकल आए। हमारी बुलाई हुई मददगार टीम भी पहुँच चुकी थी। हमने उन्हें सारी मालूमात दी। अगले 2 दिन तक उस बच्चे को ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सब लोग ये मान चुके थे कि वो बच्चा मर चुका है और तलाश का काम बंद कर दिया गया। इस हादसे को 1 महीने से ज़्यादा गुजर चुका था। हम अपने कामों में दोबारा लग गए। एक दिन गश्त के दौरान मैंने और मेरे साथी ने सोचा कि क्यों न आज उस जगह पर चलें जहां वो अजीबो गरीब दरख्त थे। उस वक्त दोपहर के 2 या 3 बज रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो दिन की रोशनी में वो दरख्त इतने डरावने नहीं लग रहे थे, लेकिन वो थे बहुत बड़े और अजीब। उनमें काफ़ी बड़े बड़े सुराख थे जिनमें कोई भी इंसान आराम से समा सकता था, और उन्हीं में से एक दरख्त में हमें उस बच्चे की लाश मिली। वो लाश उस दरख्त के एक बड़े से सुराख में दबी हुई थी। उस लाश को देखकर मैं और मेरा साथी एकदम डर गए। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाश को ज़बरदस्ती उस दरख्त के अंदर ठूंसा गया हो। उसके जिस्म का आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ था। ये देखते ही हमने फ़ौरन मेडिकल टीम और अपने सीनियर्स को इतला दी। उस बच्चे के वालिदैन को भी बुलाया गया ताकि वो उसकी पहचान कर सकें। करीब 2 घंटे में सारी टीमें और उसके वालिदैन वहाँ पहुँच गए। जब उन वालिदैन ने अपने बच्चे को उस हालत में देखा तो वो बुरी तरह रोने लगे। वो उन्हीं का बच्चा था, लेकिन उस वक्त वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी की और नाकाबिले यकीन बात ये थी कि जब 1 महीना पहले हमने रात के वक्त उस जगह की अच्छी तरह तलाशी ली थी, तब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट ने इस मामले को और भी पुरअसरार बना दिया। उस बच्चे की लाश पर एक भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ किसी भी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मर्ज़ी से उस दरख्त के अंदर गया हो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। उस बच्चे के साथ पेश आया ये वाक़या इतना अजीब था कि उसकी गुत्थी हम लोग कभी भी सुलझा नहीं पाए। वो एक पैर के निशान, वो पुरअसरार हंसी, और फिर 1 महीने बाद उसी जगह पर उसकी लाश का मिलना, आज तक वो चीज़ एक राज ही है। एक ऐसा राज जो शायद हमेशा उस कैनेडियन जंगल की गहराइयों में दफन रहेगा।